कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सब गणित सीखेगा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करते हैं जो ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है संविधान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो। आप जानते हैं अनुच्छेद से सवाल पूछे ही जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में सिंपल सा ये कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 में क्या कहता है? अनुच्छेद 2 में कहता है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का जो प्रावधान होगा वो संसद के पास होगा। यानी नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना, यानी बाहर से जो कोई राज्य हमारे देश में प्रवेश करेगा, हमारे देश में शामिल होगा या नए राज्य की जो स्थापना होगी, ये अनुच्छेद 2 में है। जबकि अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि जो राज्य पहले से हमारे देश के अंदर बने हुए हैं उस राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना हो या उस राज्य के क्षेत्र को घटाना हो या उसके सीमाओं में कोई परिवर्तन करना हो या नामों में कोई परिवर्तन करना हो। कहने का मतलब ये है कि पहले से बने हुए राज्य में कोई छेड़छाड़ करना हो तो वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। जबकि हमारे देश के बाउंड्री से बाहर के कोई जगह हमारे देश में शामिल होना होगा तो वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। तो उम्मीद करते हैं 2 और 3 आपको समझ में आ गया होगा। 2 में भी राज्य ही बनेंगे और 3 में भी राज्य ही बनेंगे, लेकिन 2 में भारत के बाहर के ज़मीन शामिल होकर राज्य बनेंगे, जबकि अनुच्छेद 3 में देश के अंदर जो राज्य पहले से हैं उसमें कुछ थोड़ा बहुत हेरबदल किया जाएगा। अनुच्छेद 5 आप जानते हैं नागरिकता से संबंधित है, 5 से लेकर 11 तक। तो ये कह रहा है कि अनुच्छेद 5 क्या है? संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ है या जिनके माता पिता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ के समय से वे भारत में रह रहे हों। मोटे तौर पर बोले तो अनुच्छेद 5 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 53 में क्या बोला गया है? आप पढ़े होंगे कि अनुच्छेद 52 में एक राष्ट्रपति है और 53 में राष्ट्रपति की क्या है? शक्ति है और 54 में उसका निर्वाचन है। तो वही 53 कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ये बात वहाँ बताया गया है। तो अनुच्छेद 53 क्या है? 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा, 53 में उसी राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में कहा गया है और 54 में उसका निर्वाचन कहा गया है। आगे देखते हैं, अगला दिया हुआ है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद आप पढ़े होंगे कि अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा और उसी अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि वही उपराष्ट्रपति भारत का मतलब राज्यसभा का क्या होगा? पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अब अनुच्छेद 74 कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होगा। यानी भारत में मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पे प्रधानमंत्री होगा। ये बात अनुच्छेद 74 में कहा गया है और उसी की सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने काम संपन्न करेंगे। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार ही वो काम करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति से संबंधित किसी विवाद की जो वो समीक्षा है वो किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 76 जानते बेहद इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत का एक महान्यायवादी होगा। भारत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होगी, या मोटे तौर पे समझिए आप कि भारत में जो महान्यायवादी है इसका व्यवस्था अनुच्छेद कहाँ किया गया है? 76 में किया गया है। जबकि आगे पढ़ेंगे आपके 148 में क्या कहा गया? अभी आगे आएगा। 148 में कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। जबकि 76 में क्या बोला गया? भारत में एक महान्यायवादी होगी जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा।
अब अनुच्छेद 78 में क्या कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे तो। यानी अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का ये कर्तव्य है कि वो देश के प्रशासनिक और विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देगा कि क्या खिचड़ी पक रही है, इसकी जानकारी राष्ट्रपति को दे, यदि राष्ट्रपति ऐसा सूचना प्राप्त करना चाहता है तो। अगला है अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। कह सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद को जो संबोधित किया जाता है और संदेश भेजा जाता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 86 में किया गया है। इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 89। 89 जो है उसमें कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, अनुच्छेद 64 में अभी आपने पढ़ा था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है या पदेन अध्यक्ष होता है, तो अनुच्छेद 89 में इसका वर्णन किया गया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होगा और उपसभापति कौन होगा, इसका चर्चा अनुच्छेद 89 में किया गया है 89 में। अब अनुच्छेद 108, इसको मोटे मोटे समझिए आप कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है ना, कोई विधेयक ऐसा फंसा हुआ दोनों सदनों में पास नहीं हो रहा हो, तो उसको सुलझाने के लिए राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 108 के तहत क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो वही संयुक्त ज्वाइंट सीटिंग जो है ना, उसकी जो व्यवस्था है, संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 108 में किया गया है। आगे देखिए 110 भी इम्पोर्टेंट है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, यानी धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 110 में है। संयुक्त अधिवेशन जो है ये राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन 108 में है, लेकिन धन विधेयक को डिफाइन किया गया किस में, 110 में। अब 111 में मोटे तौर पे समझिए कि राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर होता है, इसके शक्ति के प्रयोग को दिखाया गया है। वैसे यहाँ पे लंबा चौड़ा लिखा हुआ है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। आप सभी को पता होगा कि कोई भी विधेयक कानून तभी बनेगा जब लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति अंतिम रूप से उस पर हस्ताक्षर करेंगे, तभी जाके वो विधेयक जो है वो कानून में तब्दील हो पाएगा। वही लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान, यानी जो अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है या उसको अस्वीकृत भी कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है। पर यदि संसद उस विधेयक को, यदि जो संसद है दोबारा उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तब ये राष्ट्रपति के पास मजबूरी है कि उसको स्वीकृति प्रदान करेंगे ही करेंगे। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति का वीटो पावर है, एक तरह से कहा जाए तो। अनुच्छेद 112 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश करता है। मोटे तौर पे समझिए कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसको आपने बजट कहा है, वो अनुच्छेद 112 में है। यानी वैसे तो बजट का कहीं पे चर्चा है नहीं, तो 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है। अनुच्छेद 123 वेरी इंपॉर्टेंट है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, यानी जब संसद अवकाश में हो, उस समय अगर कोई कानून बनाने की अत्यंत आवश्यकता पड़ जाए, तो उसमें उस केस में जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, ये बात अनुच्छेद 123 में है। और इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे कि अगर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करना हो, तो ये बात अनुच्छेद 213 में कहा गया है। तो अध्यादेश जारी करेंगे राष्ट्रपति 123 के तहत। अब 124 में क्या बोला गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वो अनुच्छेद 124 में कहा गया है। आपको पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो दिल्ली में है। उसे कहा गया है कि 28 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। तो 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहा गया है। 129 वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, रिकॉर्ड न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय में जो भी सुनवाई होती है वो सब लाइव रिकॉर्ड होती है। सारे दस्तावेज वहाँ पे मौजूद है एज अ रिकॉर्ड, ताकि कभी भी किसी उसके नीचे वाले अदालत को ऐसी कारनामे हो तो वो उसको लाइव रिकॉर्ड दिखा के सबूत के तौर पे पेश कर सकता है। तो अनुच्छेद 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है, अभिलेख न्यायालय है। 148 देखिए आ गया। 76 में क्या था,
अनुच्छेद 76 में था महान्यायवादी और 148 में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो आप याद रख लेंगे कि 148 जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। और यहीं पे आप ये भी याद कर लीजिए कि 248 जो है उसमें कहा गया है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ होगी, जो न तो राज्य में है न संवर्ती में, यानी किसी भी सूची में जिसका उल्लेख नहीं है, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास होगी, ये बात कहा गया है 248 में। अब 163 में क्या कहा गया है? 163 में कहा गया है कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद होगी और उसके शीर्ष पे मुख्यमंत्री होगा। केंद्र में मंत्री परिषद होगा तो उसके शीर्ष पे प्रधानमंत्री होता है, लेकिन किसी राज्य में मंत्री परिषद होगी तो उसके शीर्ष पे मुख्यमंत्री होगा। पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्री परिषद के सुझाव लेने के लिए बात नहीं रहेगा। आगे 169 बहुत इंपॉर्टेंट है। 169 में कहा गया है कि किसी भी राज्य में विधान जो परिषद होते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी कि किसी भी राज्य में विधान परिषदों को बनाया जा सकता है या उसको समाप्त किया जा सकता है, इसकी व्यवस्था जो है अनुच्छेद 169 में कहा गया है। अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि किसी राज्य में विधान जहाँ पे द्विसदनात्मक है तो विधान परिषद होगा या वहाँ से उसको समाप्त किया जाएगा, ये दोनों बात 169 में कहा गया है। अब अनुच्छेद 200 में क्या कहा गया है? राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सहमति दे भी सकता है या उसे नहीं भी दे सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधेयक को वापस भेज सकता है, पर पुनर्विचार के बाद अगर दोबारा वो विधेयक आ जाएगा तो फिर राज्यपाल इसको अस्वीकार नहीं कर सकता है। इसके अलावा वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। यानी मोटे तौर पे अगर आप कहें तो जो बात अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर था, लगभग वही बात अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के लिए कहा गया है। यानी अनुच्छेद 111 में कहा गया था कि कोई भी विधेयक अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास जाता है, उसको वो स्वीकार करे या अस्वीकार करे या फिर उसको पुनर्विचार के लिए भेजे, लेकिन दोबारा अगर वो विधेयक फिर से आ जाए तब उस पर स्वीकृति देना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 200 में कहा गया है कि कोई भी विधेयक जो राज्य के अंदर का होगा वो अंतिम फैसले के लिए कहाँ आएगा? राज्यपाल के पास आएगा। अब राज्यपाल के पास दो ऑप्शन है, या तो उसको स्वीकार करे या उसको अस्वीकार करे, या तीसरा ऑप्शन ये भी है कि वो इसको रोक करके राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है। आगे चलते देखिए 213 आ गया। मैंने पहले आपको बताया था कि 123 में राष्ट्रपति जब सत्र नहीं चल रहा था तो अध्यादेश जारी कर रहे थे, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा 123 के तहत, जबकि राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे 213 के तहत। 214 में क्या कहा गया है कि सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, और 216 में उच्च न्यायालय के गठन की बात कही गई है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, उसकी व्यवस्था होगी, ये बात 214 में कहा गया है। और 216 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार होगा, और 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य में एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है अगर ऐसी आवश्यकता हो तो। अब 226 में क्या कहा गया है? देखिए अनुच्छेद 32 आपने पढ़ा होगा, यहाँ इसमें नहीं दिया हुआ था। अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। तो वही मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जब उच्च न्यायालय रीट जारी करेगा तो ये शक्ति उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 में दिया गया है। तो आप मोटे तौर पे याद रखें कि अनुच्छेद 226 में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रीट जारी करेगा, सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करेगा सीधा 32 में, अनुच्छेद 32 में, और 226 अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करेगा। अब 233 में क्या कहा गया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगा, लेकिन उस समय वो उच्च न्यायालय से परामर्श लेगी। यानी मोटे तौर पे समझिए कि जिला के जो न्यायाधीश होते हैं, जिला के अंदर जो काम होगा राज्य के अंदर, वो अधिकांश काम राज्यपाल के द्वारा ही होते हैं। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श ले करके, ये बात 233 में कहा गया है।
आइए आगे देखते हैं 235 में क्या कहा गया है। उच्च न्यायालय का नियंत्रण उसके नीचे वाले न्यायालय पे रहेगा। अनुच्छेद 235 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का जो कंट्रोल है वो अपने से नीचे वाले न्यायालयों पर रहेगा। अनुच्छेद 239 वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखेंगे आप कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। केंद्र जो जितने भी यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। यदि राष्ट्रपति उचित समझे तो बगल के किसी राज्यपाल को उस राज्य का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो यूटी होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इसका प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ये बात अनुच्छेद 239 में कहा गया है। उससे भी महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 में कहा गया है जो पंचायत है ना और नगर पालिका, पंचायतों का जो गठन है और नगर पालिका जो गठन है उसकी जो संरचना है, उसका जो आरक्षण शक्ति वगैरह जो है, इस सब का प्रावधान 243 में किया गया है। अनुच्छेद 243 कहता है कि पंचायत का गठन कैसे होगा, नगर पालिका कैसे बनेंगे, उसका क्या ढांचा होगा, उसमें क्या आरक्षण होंगे, क्या शक्तियाँ होंगे, क्या प्राधिकार होगा, क्या उसके दायित्व होंगे, इन सारे बातों का व्यवस्था 243 अनुच्छेद में किया गया है। 245 में क्या कह रहा है? अनुच्छेद 245 कहता है कि संसद जो है पूरे देश के लिए या इसके किसी हिस्से के लिए या राज्य विधान पालिका अपने राज्य के लिए या राज्य के किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 245 कहता है कि जो संसद है वो पूरे देश के लिए या फिर अपने देश के किसी राज्य के लिए कानून बना सकती है। ठीक उसी प्रकार जो राज्य की विधान पालिका होती है वो अपने राज्य के लिए या फिर वो अपने राज्य के किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। बिल्कुल सिंपल है। 248 के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था जब मैं आपको 148 बता रहा था कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है 148 में, उसी वक्त मैंने कहा था कि 248 में जो है अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास निहित होती है। जिन शक्ति का उल्लेख न तो केंद्र सूची में है, न राज्य सूची में है, न संवर्ती सूची में है, वो शक्ति या वो जो विषय है वो जो है वो संसद के पास होती है। 249 याद रखेंगे आप कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती है यदि वह इसे राष्ट्रहित में अवश्य समझे तो। मोटे तौर पे ये है कि अनुच्छेद 249 के तहत कहता है कि राज्यसभा जो है किसी विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। आप ऐसे समझिए कि राज्य सूची के किसी विषय पर तो कानून राज्य बनाएगा, संसद तो नहीं बनाएगी। लेकिन अनुच्छेद 249 कहता है कि अगर वो विषय राज्य के अंतर्गत आने वाले या राज्य सूची में आने वाले कोई ऐसे विषय जो राष्ट्र हित में हो, राष्ट्र हित के लिए हो या राष्ट्र के ज़्यादा महत्व के लिए हो, तो उस राज्य सूची के विषय पर भी कानून संसद बना सकती है। ऐसा अधिकार राज्यसभा दे सकती है 249 के तहत। 262 और 263 आपको एक साथ याद रखना है। 262 में कह रहा है नदी जल विवाद हो रहा है। 262 में क्या कह रहा है कि नदी जल विवाद के बारे में कहा गया है कि अंतर्राज्यीय नदियों व नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा कानून बना सकती है। तो मोटे तौर पे समझिए कि 262 में नदी जल विवाद है, जबकि 263 में क्या है? अंतर राज्यीय परिषद की स्थापना है। केंद्र राज्य संबंधों में विवाद का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करेगा। तो आपको याद क्या रखना है कि 262 में तो नदी जल विवाद है और 263 में अंतर्राज्यीय परिषद है। उसी प्रकार से 266 और 267 याद रखना है। 266 में क्या है? 266 में संचित निधि के बारे में कहा गया है और 267 में आकस्मिक निधि के बारे में कहा गया है। 266 कहता है कि भारत की संचित निधि जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्ट शक्तियां एकत्रित रहेंगी, विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी राशि खर्च नहीं की जा सकती है। 267 में कहता है कि संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है जिसमें किसी अकस्मात उत्पन्न स्थितियों के लिए राशि जमा की जाती है। तो आप क्या याद रखेंगे कि 266 में संचित निधि है और 267 में आकस्मिक निधि है। आगे चलते हैं 275।
275 कहता है कि केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान या सहायक अनुदान दिया जाता है, ये बात 275 में कहा गया है। पूछ सकता है कि राज्यों को सहायता जो अनुदान मिलता है केंद्र के द्वारा वो किस अनुच्छेद में मिलता है। तो राज्यों को जो भी सहायक अनुदान दिया जाता है वो 275 के तहत दिया जाता है। 280 मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्र मतलब वित्त आयोग जो है ना, आप ऐसे याद कर लीजिए कि वित्त आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 280 में की गई है। जैसे पूरा लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में, यानी वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए होता है, तो वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति करता है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य लोग होते हैं। तो वित्त आयोग 5 साल का होता है और उसमें 5 ही सदस्य होते हैं। अब वित्त आयोग का काम क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच कर जो टैक्स होता है उसके वितरण से संबंधित ये बातचीत करता है। 300 का क आपको पता होगा कि जो पहले मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया था, याद है आपको, संपत्ति के अधिकार को। तो उसी संपत्ति के अधिकार को वहाँ से हटाकर 300 के क में रख दिया गया। तो वही बोला है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले ये बात मूल अधिकारों के अंतर्गत था, एफ में था, पर संविधान का 44वां संशोधन हुआ 1978 में। इसके अनुसार इस अनुच्छेद को वहां से हटाकर आर्टिकल 300 के क में रख दिया गया और एक वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अभी जो संपत्ति का अधिकार है वो वैधानिक या कानूनी अधिकार है, न कि मूल अधिकार। 312 आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो नई अखिल भारतीय सेवाओं की जो स्थापना है वो राज्यसभा करता है विशेष बहुमत द्वारा। तो आप क्या रखेंगे याद कि जो नई अखिल भारतीय सेवा है इसकी स्थापना की बात 312 में कहा गया है। और जो संघ लोक सेवा होता है ना, यूपीएससी टाइप वाला, वो 315 में है। नई अखिल भारतीय सेवा का स्थापना या व्यवस्था 312 में किया गया है। नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना जो है 312 में होगा और संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग यूपीएससी का स्थापना 315 में होगा। 324 वेरी इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग। आपको पता होगा निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में तो हुआ था, लेकिन कब, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वैसे हम फिलहाल चलते हैं अनुच्छेद पे, जो 324 है इसमें निर्वाचन आयोग के बारे में कहा गया है। 326 में क्या कहा गया है? लोकसभा तथा विधानसभा में जो चुनाव कराए जाएंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा। लोकसभा का चुनाव और विधानसभा जो चुनाव होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा, यानी इसमें जो लोग वोट डालेंगे वो वयस्क होने चाहिए, 18 वर्ष वाले। तो ये बात अनुच्छेद 326 में कहा गया है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव जो होते हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ये बात अनुच्छेद 326 में कहा गया है। अब है अनुच्छेद 330, 31, 32 और 33। देखिए ये चारों सीक्वेंस में आपको याद रखना है। 330 में कहा गया है कि लोकसभा में SC ST होगा। 330 में कहा गया है लोकसभा में SC ST होगा और 331 में कहा गया है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय होंगे। 330 में बोला कि लोकसभा में SC ST होगा और 331 में कहा गया है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय होंगे, जिसको राष्ट्रपति चुनेगा अगर जरूरत होगा तो। 332 में बोला गया कि जो विधानसभा है उसमें SC ST होगा। देखिए हम आपको हूबहू नहीं, हम आपको आपके भाषा में समझाते हैं ताकि आपको जल्दी याद हो। 332 में बोला गया कि विधानसभा में SC ST होगा और 333 में बोला गया कि विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कहाँ है ये। 335 में कहा गया है अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण की बात कही गई है। यानी जो SC ST है या पिछड़े OBC जो है, SC ST और OBC के जो आरक्षण की बात कही गई है वो 335 में कही गई है। अब 338 है, 338 का क है और 340 है, तीनों सीक्वेंस में है। 338 में क्या है? SC आयोग है, SC अनुसूचित जाति। 338 के क में ST आयोग है, अनुसूचित जनजाति है और 340 में OBC आयोग है। तो 338 में SC आयोग है, 338 के क में ST आयोग है और 340 में OBC आयोग है।
343 वेरी इंपॉर्टेंट है, संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखा गया हिंदी होगा। यानी संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी जिसका लिपि देवनागरी होगा, ये बात 343 में कहा गया है। तो संघ की आधिकारिक भाषा कौन सा है? हिंदी है, और जिसका लिपि देवनागरी है, ये लिखा गया है अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 347 कहता है कि यदि राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हैं और उनकी ये इच्छा है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकते हैं। ये बात अनुच्छेद 347 में कहा गया है। अनुच्छेद 351 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका उत्थान करे, ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। कुल मिला के हिंदी भाषा का प्रसार करना जो है वो संघ का कर्तव्य होगा। ये बात 351 में कहा गया है। अब देखिए 352 में आप जानते हैं 52, 56 और 60। 352 में क्या है? 352 में राष्ट्रपति द्वारा जो आपात स्थिति की घोषणा होगा, यानी राष्ट्रीय आपात। लेकिन राष्ट्रीय आपात में 3 कंडीशन होगा, युद्ध होगा, बाह्य आक्रमण, या फिर क्या होगा, सैन्य विद्रोह हो जाएगा। 3 कंडीशन में आप 352 लगा सकते हैं। यानी जो राष्ट्रीय आपात है वो युद्ध में लग सकता है, बाह्य आक्रमण या फिर सैन्य विद्रोह जो होते हैं उस केस में आप जो है अनुच्छेद 352 या राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। 356 में कहता है कि वो जो राष्ट्रपति शासन होता है, किसी भी राज्य में अगर जो है राज्य क्या कहते हैं, किसी भी राज्य में अगर वहाँ का संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है या विफल हो जाता है तो वहाँ का राज्यपाल ये राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, तो वहाँ का पूरा शासन जो है वो राष्ट्रपति अपने हिसाब से चलाएंगे। 355 में कहा गया है कि संघ का ये कर्तव्य है कि वो बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। यानी बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करना संघ का कर्तव्य है। ये बात 355 में कहा गया है। और 360 में आप जानते हैं वित्तीय आपात की बात कही गई है, जो कि आज तक कभी नहीं लगा है। पहला 352 तो 3 बार लगा था, 62, 71 और 75 में। 360 अभी तक कभी नहीं लगा है। 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। 365, यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होगा या सही होगा कि उस राज्य में जो संविधान तंत्र है उसके अनुसार प्रशासन नहीं चल रही है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो 365 में भी जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने की ही बात कही गई है, लेकिन किस बेस पे लगाओगे आप? तो जो केंद्र से कुछ सूचना राज्य को भेजी गई है, अगर वो राज्य उस सूचना को नहीं मानता है या उसमें किसी प्रकार का उलटफेर करता है तो ये राष्ट्रपति समझ लेगा कि वहाँ का जो शासन है वो विधि सम्मत नहीं चल रहा है। और जब शासन विधि सम्मत नहीं चल रहा है मतलब वो गैर कानूनी तरीके से चल रहा है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 368 बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन की बात कही गई है। संविधान संशोधन की बात कही गई है 368 में। अनुच्छेद 370, ये भी आप जानते होंगे, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो स्थिति प्रदान किया गया है वो 370 में ही है। 371 में ये भी विशेष राज्य का ही दर्जा है, लेकिन इसमें कुछ खास राज्य आते हैं। कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, मणिपुर है। इन सब राज्यों में अगर लगे कि इन राज्यों के विकास के लिए कुछ विशेष करना है तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। 394 के क, राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। 394 के क में कहता है कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो संविधान को क्या करेगा? हिंदी भाषा में अनुवाद करवाएगा। 395 क्या कहता है? 395 कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इसके अन्य पूरक अधिनियमों को, जिसमें प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ रद्द किया जाता है।
तो दोस्तों इस तरह से मैंने लूसेंट के जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद था उसको मैंने एक जगह कंपाइल करने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को देखिए और अनुच्छेद को 2-3 बार सुन के इसका लाभ उठाइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास लाता रहूं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। बाय।